वेलकम फ्रेंड्स, आई एम ड्यूरेन मिश्रा एंड ऑल ऑफ यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ड्यूरेन मिश्रा क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन और हेलो एयरनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इससे पीछे के टॉपिक्स में हम लोगों ने जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं हेलो अल्केन और हेलो एयरनेस का, उसका हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। तो आज की क्लास में हमें क्या करना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन और हेलो एयरनेस को देखने हैं। तो सबसे पहले हमें देखने क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। हमें यहाँ पे हेलो अल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेक करने हैं, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ना है। तो जो प्रिपरेशन मेथड्स था वो लेक्चर 8 तक में हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये लेक्चर नंबर कितने हैं, 9। और इस लेक्चर में हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन का बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन को लेते हैं। किसको लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन का आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेक करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हम नंबर 1 बात करेंगे इसके स्टेट्स का स्टेट्स होता है ना। मतलब स्टेट मतलब इसका राजधानी राज्य वाला स्टेट नहीं है। स्टेट मतलब इसका रूप, है ना, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो तरह से आपको चेक करने होंगे। नंबर 1 कि लोअर हेलो अल्केन, लोअर हेलो अल्केन, ठीक है। अब पूछोगे कि ये लोअर हेलो अल्केन क्या है, और दूसरा नंबर में आता है हायर हेलो अल्केन। हायर हेलो अल्केन। तो मेरे प्यारे बच्चों भाइयों एवं बहनों, सॉरी, जो लोअर हेलो अल्केन है वो किससे बनता है, जैसे आपका यहाँ पे CH3Cl हो गया, CH3 यहाँ पे Br हो गया, ये सभी लोअर हेलो अल्केन कहलाता है। जबकि यहाँ पे कार्बन बॉन्ड अगर आपने यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ पे कार्बन आपने बढ़ा दिया, C2H5 लगा दिया, फिर यहाँ पे आपने Cl डाला, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हायर हेलो अल्केन में आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया दूसरा C2H5 और यहाँ पे हम Br लगा देते हैं। तो CH3Cl, CH3Br, है ना। तो ये सभी जो होते हैं वो लोअर हेलो अल्केन होते हैं। जबकि हायर हेलो अल्केन में क्या आता है, C2H5Cl, C2H5Br। तो ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ हायर हेलो अल्केन। तो यहाँ पे जो लोअर हेलो अल्केन होता है उसका स्टेट जो है वो क्या होता है, गैसियस अवस्था में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे हायर हेलो अल्केन का, तो यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का अटैचमेंट कुछ हाई होता है, जिस कारण से ये लिक्विड में भी आ सकते हैं और हो सकता है कि ये सॉलिड में भी आ जाए। तो ये हो गया आपका लिक्विड एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका सॉलिड। तो ये तो थी आपकी लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। तो ये दो चीजें यहां पर हो गई कि इसका स्टेट लोअर जो हेलो अल्केन होता है उसका गैस होते हैं, मतलब गैसियस स्टेट में पाया जाता है, और हायर हेलो अल्केन जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर 2 का। नंबर 2 सेकेंड नंबर में हम लोग इसका बात करेंगे, क्या बात कर सकते हैं बताइए, कलर का बात करेंगे। कलर, तो कलर में क्या होगा, इसका कलर कैसा होता है। तो जितने भी हेलो अल्केन्स हैं वो सभी कलरलेस होते हैं। जितने भी हेलो अल्केन है वो सभी क्या होते हैं, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है। लेकिन कुछ ना कुछ
जो है इसमें अपवाद में बोल सकते हैं, एक्सेप्शन में है क्या कि ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये ऐसे दो कंपाउंड हैं जो आपको जो है कलर शो करेगा, लेकिन कब, जब आप इसको कोई लाइट के पास ले जाएंगे तब। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया कि अगर हम कलर का बात कर रहे थे तो ऑल हेलो अल्केन्स आर कलरलेस, ये सभी क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, बट यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे ब्रोमाइड एंड आयोडाइड जो कि हेलो एयरनेस है, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड क्या है, हेलो एयरनेस है, जो कि कलर शो करता है, शो कलर when it bring या फिर ऐसे लिख सकते हैं इन लाइट, अगर कहीं पे लाइट होगा है ना, प्रकाश होगी, तो वहां पे ये जो है कलर शो करेगा। तो ब्रोमाइड एंड आयोडाइड शो कलर इन लाइट। ठीक है, अब यहां पे हम तीसरा नंबर में बात करेंगे स्मेल का। क्या चीज का बात करेंगे हम लोग, स्मेल, सुगंध कैसा होता है, तो बहुत ही अच्छा सुगंध होता है ना। विश्वास रखें कि हेलो एल्केन जो है उसका स्मेल हद तक अच्छा होता है। ऑल द वोलेटाइड जो हेलो एल्केन होता है, वोलेटाइड का मतलब वैसा हेलो एल्केन जो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं उसको वोलेटाइल कहते हैं। तो ऑल द वोलेटाइल हेलो एल्केन्स आर स्वीट इन स्मेल इसका कैसा होता है, स्वीट होता है, लाइक एस अगरबत्ती का स्मेल देखे वो कैसा होता है, मतलब देखना है नहीं है, सुना है, मतलब कि स्मेल कैसा होता है, थोड़ा हद तक क्या होता है कि हमें स्वीट लगता है, अच्छा लगता है। तो लाइक दैट कि हेलो एल्केन्स का जो वोलेटाइल फॉर्म होता है, यानी कि जो गैसियस अवस्था में जो होते हैं वो सभी कैसा होता है, स्वीट इन स्मेल होता है, मतलब कि अच्छा जो है वो सेंटेड होता है ना। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका बात करेंगे हम लोग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, है ना। तो अब यहाँ पे बात होता है कि हम लोग बचपन से, जब हम लोग बहुत ही छोटे थे, यानी कि क्लास 11th में थे, तो वहां से हम लोगों ने जो ये मेल्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है इसको देखते आ रहे हैं, है ना। तो लाइक दैट कि ये जो आपका एमपी या फिर बीपी ब्लड प्रेशर है, या बॉइलिंग पॉइंट जो बोल रहे हैं आप बोलिए, ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, है ना। तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का, है कि नहीं। और वैन डर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास ऑफ द एलिमेंट, या जो मास होता है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है उस पर। तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है वो किस पर होता है, डायरेक्टली तो मॉलिक्यूलर मास पर। इज दैट क्लियर, मतलब अब यहाँ पे साफ हो गया कि जिस भी हेलो एल्केन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका वैन डर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होगा,
और जिसका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो व्हेन मास इंक्रीज इट्स force of attraction will also increase and so that melting point and boiling point will be also बढ़ेगा, है कि नहीं। तो ये थी हमारी कहानी, इसको इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लिख लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं इस पर कि अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे मास इंक्रीज करते जाता है वैसे वैसे उसका क्या होता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाता है। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाता है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे जितने भी हैलो एल्केन्स होते हैं, ऑल द हैलो एल्केन्स, ये नोट कर लेने वाली बात है कि ऑल द हैलो एल्केन्स आर हैवियर than their parents। अब यहाँ पे पेरेंट्स कहां से आ गए, हर जगह पेरेंट्स का क्या जरूरत है ना। तो पेरेंट मतलब क्या, हैलो एल्केन जो होता है किसी पेरेंट से ही बनता है ना, उसके कुछ ना कोई पेरेंट्स होते हैं। लाइक है, जैसे कि अगर आपने बात किया यहाँ पे C6 और H6, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। C6H6 क्या है, एक बेंजीन है जिसमें से एक हाइड्रोजन को अगर हमने यहाँ पे हटा दिया तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 and Cl जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे जरा सोचने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पे C6 ले लेते हैं और H6 ले लेते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से ही मॉलिक्यूलर मास निकलता है। तो ये इसके पेरेंट्स हैं और इससे जो हैलो एल्केन बनेगा वो सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका क्या बन गया, C6H5 और यहाँ पे Cl। तो यहाँ पे क्लोरीन का कुछ ना कुछ एटॉमिक मास होगा जिस कारण से इसकी जो मॉलिक्यूलर मास है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो जितने भी हैलो एल्केन होते हैं उसमें हैलोजन से जुड़ा हुआ होता है, ये हमें बचपन में सिखाया गया था कि जितने भी हैलो एल्केन्स होते हैं उसमें हैलो जो है हैलोजन्स को ऐड करना पड़ता है, यानी कि R+X को ऐड करना पड़ता है और X का कहीं ना कहीं एटॉमिक मास ज्यादा होता है कंपेरेबल टू, अगर हम लोग कंपेयर करें कार्बन से या फिर हाइड्रोजन से, तो वहां से कहीं ना कहीं कंपेयर होता है। जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का बात कर रहे थे, ये सभी हैलोजन्स हैं, ये सभी को आप ऐड करोगे तो ही अल्केन बनेगा और सो दैट इस कारण से इसका एटॉमिक मास बढ़ जाएगा कंपेयर टू इसके पेरेंट्स। इसके पेरेंट्स ये सब होते हैं, ये बेंजीन, ठीक है। तो इसकी आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और इसके बच्चे की, आई थिंक कि जो इसके साथ जो आप हैलोजन्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसकी जो एटॉमिक मास है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो ये हमारा क्या कहानी है कि ऑल द हैलो एल्केन्स आर हैवियर देन देयर पेरेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन वाटर, है ना। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का अगर हम लोग बात करेंगे तो जो हमने पहले पढ़ा था कि पोलर जो होता है वो क्या होता है, इजीली सॉल्युबल होता है वाटर में, और नॉन पोलर ये भी क्या होता है, इजीली सॉल्युबल होता है ना। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन यहां पे बात हो रही थी हैलो एल्केन का, जो R और X होता है, और जो हैलोजन्स होते हैं वो फुली जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, मतलब कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हायर होती है। ये भी हम लोगों ने
पढ़ा कि हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है और सबसे ज्यादा हायर फ्लोरीन की होती है। तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है और इस पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये भी हमें पता चल गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, आई थिंक ये पोलर है ना, पोलर जनरेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी सॉल्युबल होना चाहिए वाटर में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि पोलर पोलर क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन हेलो एल्केन इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। हाय गॉड। तो यहां पे हमारा क्या हो गया, ये पोलर होने के बावजूद, ये पोलर होने के बावजूद भी, हेलो एल्केन पोलर होने के बावजूद भी इसकी सिटी नहीं बचती है, मतलब ये इनसॉल्युबल होता है ना। क्या होता है, इनसॉल्युबल ऑल द हेलो एल्केन्स। अब ऐसा होता क्यों, वो भी देखना है तो देख लो। हेलो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ऐसा होता है। ऐसा हुआ कैसे, ऐसा हुआ कैसे? तो यहां पे आप सपोज कीजिए कि ये है वाटर का मॉलिक्यूल्स, यही होता है ना जी, वाटर का मॉलिक्यूल्स, और इसके साथ हम दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, इसके साथ हम सेकेंड वाटर का मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। ये देखिए ये दूसरा मॉलिक्यूल्स है ना, और प्रत्येक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स से क्या होता है, यहाँ पे हमारा जुड़ा हुआ रहेगा, यानी कि ये हमारा जुड़ा हुआ है। अब सॉल्युबल हेलो एल्केन को, यानी कि हैलोजेंस को यहाँ पे सॉल्युबल होने के लिए ये दोनों मॉलिक्यूल्स को क्या करने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे, तभी तो यहाँ पे वो घुस पाएगा, तभी तो वो घुल पाएगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स को दोनों तोड़ेगा तभी तो वो घुलेगा उसमें। तो इसकी जो मॉलिक्यूल्स जो होती है वो इतनी तगड़ी होती है कि इस पर लगाने वाला जो फोर्स होता है, मतलब जो हैलोजेंस का जो यहाँ पे फोर्स होता है वो इसके कंपेरेबल कमजोर होता है, जिस कारण से इसके बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता है। और जब ये बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता है तो फिर वहां घुसेगा कहां से, तो वो यहाँ पे घुस नहीं पाता है, क्योंकि इसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बहुत ही हायर होती है, एंड मॉलिक्यूल्स जो होता है वो क्या होता है कि वो बहुत ही स्ट्रांगली जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो स्ट्रांगली क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, जिस कारण से दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग करके फिर यहाँ पे सॉल्युबल होना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड होते हैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए, वो इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाइड है एक दूसरे को अटैच करने के लिए वो ग्रेटर है। इस वजह से ये ना तो ये मॉलिक्यूल्स टूटेंगे और ना ही यहाँ पे कुछ सॉल्युबल हो पाएगा। तो सो दैट कि हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल वाटर होते हैं, रीजन यहाँ पर क्या समझ पाए, एक बार मुड़ी हिला दो जी सर, समझ गए है ना। नेक्स्ट हमारे पास है डायपोल मूवमेंट, है ना। तो ये है हमारे पास, ये है नेक्स्ट वन हमारे पास डायपोल मूवमेंट, है ना। ये हो गया डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट का क्या कहानी है कि डायपोल मूवमेंट को आप म्यू से डिनोट करते हैं, है ना, एंड म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, कहां जानते हैं सर, d इंटू क्यू होता है, यानी कि डिस्टेंस इंटू क्यू होता है, और क्यू जो होता है वो डायरेक्टली किस पर प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता है। मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उसका डायपोल मूवमेंट उतना ज्यादा। तो इस वजह से अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है,
क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस तो लेते हैं लेकिन ये डिपेंड नहीं करता है हमारा ये मोमेंटम पर। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो होता है ये बहुत ही कम होती है, नैनो जो है इसको हम लोग नैनोमीटर में, पिकोमीटर में ऐसे हम लोग इसका मेजर करते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस का जो है वो मतलब इसको सब्जेक्ट मान के हम लोग नहीं चल सकते, हम लोग यहाँ पे चार्ज को मानते हैं। तो चार्ज किस पर डिपेंड होता है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उसकी चार्ज जितना ज्यादा, और चार्ज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायपोल मोमेंट हमारा शो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मेन क्या है आपके पास? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? तो फ्लोरीन की होती है ना। उसके बाद किसकी होती है? हैलोजेंस में क्लोरीन की। उसके बाद किसकी होती है? ब्रोमीन की। उसके बाद सबसे कम किसकी होती है? आयोडीन की, यही ना। तो फिर अगर डायपोल मोमेंट के ऑर्डर का बात करेंगे तो फिर यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, CH3 बॉन्ड यहाँ पे F, फिर यहाँ पे CH3 बॉन्ड यहाँ पे Cl। जितना जगह उतना ना काम करोगे जी। ये देखो Cl और फिर यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हो गया आपका Br और यहाँ पे CH3 और ये हो गया आपका I, है ना। ये हो गया डायपोल मोमेंट का क्या ऑर्डर। लेकिन आगे भी हम लोगों ने पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लोरीन से जो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो कमजोर होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ठीक है ना, लेकिन वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था कि क्लोरीन आगे होता है उसके बाद फ्लोरीन आता है ना। तो यहाँ पे ये ऑर्डर हो गया हमारा क्या गलत, ठीक है। हम यहाँ पे जो राइट ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? CH3 Cl, फिर यहाँ पे CH3 F और फिर यहाँ पे CH3 Br एंड यहाँ पे CH3I। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका डायपोल मोमेंट का ऑर्डर, है ना। तो यहाँ पे गलती से भी आप F को आगे मत कर देना, ठीक है, क्योंकि सही ऑर्डर क्या होगा? तो क्लोरीन सबसे आगे आएगा, तो क्लोरीन उसकी लोअर में आएगा यहाँ पे फ्लोरीन, फिर यहाँ पे ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो महाराज अब नेक्स्ट वन हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन। तो आप क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन का केमिकल रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हेलो अल्केन का केमिकल रिएक्शन है वो हमें देखना है कि ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं, मतलब विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन शो हेलो अल्केन। हेलो अल्केन किस तरह का केमिकल रिएक्शन शो करता है ना। तो हमारा जो जानने का मेन मोटिव क्या है कि विच टाइप ऑफ हेलो अल्केन which type of reaction shown by the हेलो अल्केन। हेलो अल्केन के द्वारा किस तरह का केमिकल रिएक्शन शो होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखिए कि पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। सबसे पहला क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, है ना। सबसे पहला क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट होता क्या। पहले हमें ये देखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट होता क्या है ना।
तो यहाँ पे न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, है ना। मतलब न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव, है ना। ये यहां से हम लोग कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक यानी कि न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और फ्लिक का मतलब होता है अफेक्शन, ठीक है। क्या होता है? फ्लिक का मतलब अफेक्शन, मतलब कि वैसा सब्स्टिट्यूट जो पॉजिटिव जो है अफेक्शन रखता हो, मतलब कि पॉजिटिव के टुवर्ड्स में वो अफेक्टेड होता हो, मतलब पॉजिटिव के तरफ वो जाता हो। इज दैट क्लियर? मतलब वैसा सब्स्टिट्यूट जो पॉजिटिव अफेक्शन रखता हो, है ना, मतलब कि वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करना है कैसे? तो रिप्रेजेंट इसको कैसे करेंगे? किसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट को। तो न्यूक्लियोफिलिक का हम लोग यहाँ पे NU लेते हैं। क्या लेते हैं? NU। क्योंकि ये पॉजिटिव अफेक्टेड है, मतलब पॉजिटिव के तरफ जाता है, तो ये डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज होगा, होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स का। हेलो एल्केन्स का तो क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे? RX, ऐसा लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि ये जो X है यानी कि हेलोजन है, और हेलोजन में क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज होता है, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज है। और ये जो R है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किए थे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट को, तो ये सब्स्टिट्यूट क्या होगा? नेगेटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? अगर ये न्यूक्लियोफिलिक जो है वो पॉजिटिव अफेक्टेड है, यानी कि वो पॉजिटिव के तरफ जाएगा, यानी कि खुद क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के तरफ जा रहा है। और ये जो आपको दिख रहे हैं X, वो क्या होगा? एक यहां पे नेगेटिव है और ये यहां पर अगर आ रहा है, तो जो पहले से नेगेटिव है उसको अपना प्लेस छोड़ना पड़ जाएगा। नहीं छोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ये RX से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आपने एक न्यूक्लियोफिलिक कोई सब्स्टिट्यूट आपने ला दिया जो कि पॉजिटिवली अफेक्टेड है, यानी कि पॉजिटिव की तरफ वो जाएगा, तो यहाँ पे NU यानी कि ये पॉजिटिव है, तो सॉरी नेगेटिव है, और ये नेगेटिव क्या करेगा? वो R के साथ जुड़ जाएगा क्योंकि R पॉजिटिव है। तो पहले से जो यहाँ पे माइनस है वो क्या होगा? ये दोनों तो यहाँ पे रह नहीं सकता, R डबल माइनस रिपेल हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं हम लोग लिविंग ग्रुप। इसको यहां से हटना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अब हम इसको जनरल वे से अगर देखें भैया जी, जनरल वे से हम लोग यहाँ पे इसको देखने वाले हैं। भैया देखिए, जनरल वे से क्या हो रहा है कि आपने यहाँ पे RX को लिया जो कि ये नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। अब इसमें आपने क्या किया? आपने एक जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट यहाँ पे आपने ऐड कर दिया, तो होगा क्या? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों जुड़ जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो RNU ऐसे आ जाएगा क्या? हाँ या नहीं? और बाहर कौन निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा आपका X नेगेटिव। इज इट क्लियर? ये हो गई हमारी कहानी, ठीक है। ये R, ये हो गया X, और यहाँ पे आपने एक क्या ले लिया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट ले लिया, मतलब ऐसा सब्स्टिट्यूट जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता हो। तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो यानी कि R के साथ वो बॉन्ड बना लिया, और जो पहले से यहाँ पे हाइड्रोजन था जो कि नेगेटिव चार्ज था, वो क्या हुआ? बाहर निकल गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शंस। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे RX ले लिया और यहाँ पे NaOH ले लिया, ठीक है। क्या क्या ले लिया हमने? NaOH। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि होगा क्या।
तो यहाँ पे X जो है वो नेगेटिव चार्ज है, R पॉजिटिव चार्ज है, Na जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हमें पता है। लेकिन OH क्या होता है? OH हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, और यही OH जो है वो क्या है? यही OH को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट कहते हैं, और यही OH जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और प्रोडक्ट आपका ROH बन गया। क्या बन गया? ROH। और साथ में यहाँ पे आपका क्या निकल गया? साथ में यहाँ पे आपका XN यानी कि NaX बच गया। ये NaX के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, तो ये निकल गया बाहर, और यहाँ पे ये वाली चीजें R बॉन्ड OH यानी कि अल्कोहल बन गया। इज इट क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। इसके कितने प्रकार होते हैं? तो टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन है वो होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, है ना। सबसे पहला है SN2 रिएक्शन, बुक में देखे होंगे SN2, ठीक है, SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला SN2 रिएक्शन, और दूसरा है हमारे पास SN1 रिएक्शन। तो दो प्रकार के यहाँ पे जो हैं रिएक्शन होते हैं। अब यहाँ पे SN2 और SN1 क्या है? तो S का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूट, और ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो यहाँ पे SN लिखने का सेंस है क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट, ठीक है। SN कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसका कुछ और मतलब है। SN का मतलब यहाँ पे स्वामी नंद विवेका ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे S का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूट, N का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट है। अब यहाँ पे दो और यहाँ पे एक क्यों लिखा हुआ है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट का अगर हम लोग बात करेंगे SN2 का, तो यहाँ पे क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेट। यहाँ पे दो जो है, दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ पे SN का मतलब है कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे SN1 का मतलब क्या था, SN2 का मतलब क्या था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कितना कर रहा है? 2, और यहाँ पे कितना कर रहा है? यहाँ पे आपके 1 कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को हम लोग लेने वाले हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं SN2 का। सबसे पहले यहाँ पे हम RX को ले लेते हैं। सबसे पहला तो जो था हमारा कि एक RX लिया, और फिर यहाँ पे इसमें न्यूक्लियोफिलिक में क्या लिया था? NaOH लिया था, है ना। अब यहाँ पे दूसरा हम लोग एक एग्जांपल और ले रहे हैं कि ये हो गया आपका RX। R जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, X हमारा हो गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया है? H, और यहाँ पे हमने ले लिया है OH, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है, H और OH यानी कि H2O बन जाता है ना। तो H और OH, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा जरा बताइए? सब्स्टिट्यूट के रूप में कौन होगा? तो यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव वाले R के साथ जुड़ गए, तो यहाँ पे R और OH बन गया, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया? ये H X के साथ बना लिया, यानी कि यहाँ पे क्या बन गया? XH। क्लियर है? तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल हमारा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं 3 नंबर में। ये हो गया आपका RX, ठीक है, अब प्लस यहाँ पे NaOCH3, है ना। क्या लिए हम लोग? NaOCH3 ले लिया है। तो इसमें नेगेटिव कौन होगा? नेगेटिव चार्ज कौन होगा? ये तो हमारा हो गया पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव, और ये हो गया हमारा क्या? सॉरी, ये हमारा हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव, और ये हो गया हमारा क्या? पॉजिटिव होगा, है ना। तो अब बताओ कि क्या प्रोडक्ट निकलेगा इससे?
अब इससे हमारा क्या प्रोडक्ट निकलेगा, ये जो OH3 है वो टोटल हमारा क्या नेगेटिव है, जो कि R के साथ जुड़ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट निकलेगा वो R, ठीक है, हम इसका प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहे हैं, ये हो गया R और ये हो गया O और इसके साथ ये CH3 जुड़ा हुआ है। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ये ईथर बन गया, ठीक है। और अब आपके पास क्या बच जाते हैं, ये वाले पॉजिटिव और ये वाले नेगेटिव, यानी कि आपका NaX बच जाता है। ये हो गया हमारा तीसरा एग्जांपल और इसी के साथ हमारा ये क्लास एंड होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर रोज का नोटिफिकेशन, हर रोज की क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू, टिल देन बाय बाय।